Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Today we will learn how to translate from one language to another. हम ट्रांसलेशन सीखेंगे कि ट्रांसलेशन किस तरह की जाती है, उसके लिए किन किन चीज़ों का हमें ख्याल जो है वो रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो तो है वोकैबुलरी की। आपके पास वोकैबुलरी का ज़ख़ीरा होना चाहिए। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड उर्दू बोथ। इतने ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस इतने अल्फाज आपको आने चाहिए कि आप अपने आइडिया को या जो दूसरे लैंग्वेज में जो आइडिया बयान किया गया है उसे आप एक्सप्रेस कर सकें, उसका आप इजहार कर सकें। ठीक है, तो वोकैबुलरी जो है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होने चाहिए। The second requirement is you have to look and care for the tense of the sentence. यानी आप जिस सेंटेंस या जुमले को आप ट्रांसलेट करेंगे उसके टेंस को आपने जो है वो गौर से देखना है और उसमें गलती नहीं करनी। अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उनसे गलती हो जाती है और वो टेंस को जो है वो मिक्स अप कर देते हैं। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि वो बीमार है। ठीक है, जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसके टेंस का ख्याल रखेंगे। अमूमन स्टूडेंट्स गलती करते हैं और वो कुछ इस तरह से ट्रांसलेट कर लेते हैं कि ही सैड दैट ही इज इल। तो यहाँ पे एक वाज़ेह गलती है टेंस की। यहाँ पे सैड आया है, फिर यहाँ पे वर्ब इज जो है वो रॉन्ग है। इसकी जगह पे वॉज हम लिखेंगे, तब जाके इसका सेंस और इसका टेंस जो है वो कंप्लीटली पोर्ट्रे होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम टेंस को जब चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड आई एम इल। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा कि ही सैड दैट ही वॉज इल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के मुताबिक चेंज होगा और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है वो पास्ट है। तो यहां पे आप देखें कि सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया, ही सैड दैट ही वॉज इल। तो ये भी बिल्कुल यही मिसाल है। उर्दू में बेशक ये नहीं लिखा होता अक्सर औक़ात कि उसने कहा कि वो बीमार था, इस तरह भी लिखते हैं। तो जब इस तरह आ जाए तो आपने टेंस का फिर ख्याल रखना है कि इसे हम किस तरह से जो है वो सही ट्रांसलेट करें। एक और मिसाल है, टीचर ने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूं। टीचर ने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूं। इसका ट्रांसलेशन हम किस तरह करेंगे? टीचर said that he was angry with him. अगर हम इस तरह कहेंगे कि टीचर said that he is ill, he is angry with him, it will be wrong. ठीक है, क्योंकि अक्सर लड़के इस चीज को देखते हैं कि ये तो प्रेजेंट टेंस में है, मगर वहां पे जो आइडिया है वो पास्ट टेंस का है कि उसने टीचर ने कहा यानी पास्ट में कहा कि मैं तुमसे नाराज हूं।
तो जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि टीचर सेड दैट ही वॉज एंग्री विद हिम। मगर अगर इंग्लिश में रिपोर्टेड अपना डायरेक्ट स्पीच आया हुआ हो, मिसाल के तौर पे उसने कहा मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो एग्जैक्टली इसी तरह ही ट्रांसलेट करेंगे, जो जिस तरह लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं उसी तरह हम लिखेंगे कि ही सैड I have eaten the meal, ठीक है। तो एज इट इज हम इसको जो है वो ट्रांसलेट करेंगे, हम इसको इनडायरेक्टली नहीं लिखेंगे। इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में हम इसको लिखेंगे। और ये ख्याल रखना है कि जो एग्जैक्ट कोटेशंस हैं अगर आ जाएं तो हम उनको इसी तरह एज इट इज लिखेंगे, ना ही कॉमा हटाएंगे, ना ही उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हुआ टेंस के बारे में, ठीक है। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन के लिए वो है कि आपने जो सेंस है किसी जुमले का उसको आपने ट्रांसलेट करना है, ना कि हू बहू एग्जैक्टली जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनको आप ट्रांसलेट करने लग जाएं, क्योंकि इस तरह जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रांसलेट कर पाएं, आप गलती के मुतमिल हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मिसाल के तौर पे मतलब ये है कि थर्ड रूल है हमारा कि द सेंस ऑफ द सेंटेंस rather than the exact words, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक मिसाल है, उसे देख कर मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पे जाते हैं, वर्ड बाय वर्ड इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमसे गलती हो सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ कहेंगे कि माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन व्हेन आई सी हिम या आफ्टर सीइंग हिम, सो इट इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? आई वॉज हाईली या फिर एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी हिम, ओके। एक और मिसाल है, वो ऐसा गया कि गया ही गया, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वो ऐसा गया कि वापस नहीं लौटा। ये थोड़ा इनफॉर्मल स्टाइल है, ठीक है, मगर अगर हम इसे लिटरली इसी तरह ट्रांसलेट करेंगे तो गलती का एहतमाल है कि वो ऐसा गया कि गया ही गया। He went and so went that he went on, तो ये गलत इसकी ट्रांसलेशन होगी। इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या है कि he went and never came back। इसका ये मानी वो ऐसा गया कि गया ही गया, मानी ये है कि वो ऐसा गया कि वापस लौट कर नहीं आया। तो इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह होगी कि he went and never came back, या हम इस तरह भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि he went
फॉर गुडनेस। ठीक है, ही वेंट फॉर गुडनेस। जनाब का इसम शरीफ जाहिर है आप किसी का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि मुअद्दबाना अंदाज में उसने बात पूछी है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम इसकी इसी तरह ही करेंगे, जैसे कि योर गुड नेम प्लीज, या मे आई आस्क योर नेम प्लीज। ठीक है, हम इन दोनों तरीकों से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं इस तरीके से। क्या आपका सर चकरा रहा है? अगर हम इसको अब लिटरली उर्दू में वर्ड बाय वर्ड अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो गलती का एहतमाल हो सकता है कि इज योर हेड वर्लिंग या मूविंग राउंड एंड राउंड, तो ये गलत होगा। इसके लिए सिंपल एक्सप्रेशन है कि आर यू फीलिंग डिजी। डिजी की मानी भी सर चकराने के हैं, ठीक है, तो बजाय ये कि हम लिखें कि हिज हेड वाज मूविंग राउंड एंड राउंड, दैट विल बी रॉन्ग। इसके एग्जैक्ट जो वो है एक ट्रांसलेशन या इसका जो मतलब है वो ये है कि आर यू फीलिंग डिजी, कि आपका सर जो है वो चकरा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मिसाल है, ये रोड किधर को जाती है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वेयर डज दिस रोड गो टू। ठीक है, रोड जो है वो कोई इंसान नहीं कि वो पैदल चल के जाए, मतलब ये है कि ये जो रास्ता है ये किधर को जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए हम इस तरह लिखेंगे, वेयर डज दिस रोड लीड टू। ठीक है, लीड मतलब ले जाने के, मतलब ये जो रोड है ये किस तरफ को जाती है, तो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। एक और मिसाल है, कैसे आना हुआ। या मूसलाधार बारिश हो रही थी। ठीक है, कैसे आना हुआ, इसके लिए भी एक्सप्रेशन है इंग्लिश में। ठीक है, कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अगर हम इसके मानी करने लगें कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तो उर्दू में शायद हम गलती करें कि तुम्हें क्या चीज लेके आई है यहां पे। ठीक है, बट दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि आप किस लिए आए हैं, किस खातिर आए हैं, कोई काम है, कैसे आना हुआ। ठीक है, सो दैट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ कैसे आना हुआ। मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब मूसलाधार के लिए कई अल्फाज हैं। मूसलाधार कहते हैं बहुत तेज बारिश को, तो हैवी रेन भी आप कह सकते हैं, वो भी ठीक है, मगर इसके लिए एक एग्जैक्ट इस्तिलाह बिल्कुल जो कि इस पे फिट आती है हम वो लिखेंगे, और वो क्या है कि इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स ईडियम है, ठीक है, जो कि बारिश के लिए इस्तेमाल होती है। जब बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है, तो उसके लिए फिर कहते हैं कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो यहां पे मूसलाधार बारिश को कैट्स एंड डॉग्स जो है वो परफेक्टली उसको पोर्ट्रे करता है। ठीक है, एक और बात, ट्रांसलेशन में मुहावरों का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि इंग्लिश में जो मुहावरे होते हैं
उसके एग्जैक्टली उसके बराबर के मुहावरे उर्दू में भी हैं, मगर उनके कंटेक्स्ट अलहदा होते हैं, उनके जो है वो जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, मगर मानी एक ही होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब हम इसको लिटरली इस तरह इसकी ट्रांसलेशन हम जब करेंगे तो ये बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। तो इससे मिलता जुलता इंग्लिश में हमने ईडियम को फिर ढूंढना है, या प्रोवर्ब को हमने जो है वो ढूंढना है कि इससे मिलता जुलता प्रोवर्ब क्या हो सकता है। तो इससे मिलता जुलता एक प्रोवर्ब है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते जो हैं वो शाज़ व नादर ही काटते हैं। तो इसका मफहूम बिल्कुल एग्जैक्टली ये पूरा कर रहा है। एक और मिसाल है कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक है। और इसके लिए इंग्लिश में अपना एक प्रोवर्ब है, ठीक है, जो कि है कि डायमंड कट्स डायमंड, कि हीरा ही हीरे को काटता है। और हकीकत भी यही है कि एक हीरे की मदद से ही हम हीरे की तराश करते हैं, उसको काटते हैं, ठीक है, और हीरे की मदद से ही शीशे काटे जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली लोहे की जो है प्रोवर्ब का ये अल्टरनेट है, ये उसका मुतबादिल है। एक और मिसाल है मुहावरे की कि इधर उधर की मत हांको, मतलब की बात करो। इधर उधर की मत हांको, मतलब की बात करो। इससे मिलता जुलता इंग्लिश में जो प्रोवर्ब है वो है कि डोंट बीट अबाउट द बुश, ठीक है। बीट अबाउट द बुश यानी झाड़ियों के पीछे छुपना। झाड़ियों के पीछे छुपना यानी अपने आप को किसी चीज से जो है वो छुपाना, या कोई बात छुपाना, इसका मतलब ये है, ठीक है। इधर उधर की बातें करना मगर असल मुद्दे पे ना आना। तो इसकी जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे कि डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। ठीक है। तो ट्रांसलेशन में आपने इन चीज़ों का जो है वो ख़ास ख्याल रखना होता है कि सबसे पहले तो आपको जो है आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होने चाहिए, आप वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। दूसरा, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो टेंस का ख्याल जो है वो हमें रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने पिछली मिसालों से आपको वाजे करके बताया कि टेंस को जो है आपने मिक्स अप नहीं करना, टेंस को गलत तरीके से आपने पोर्ट्रे नहीं करना। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसलेट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, के जो जुमले की रूह है या एक बंदा जो बात करना चाह रहा है उसकी सेंस को, उसकी रूह को आप जो है वो ट्रांसलेट करें। जरूरी नहीं है कि आप लफ्ज ब लफ्ज वही चीज ट्रांसलेट करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो गलती का एहतमाल है और आपसे गलती लाजमी होगी। तो आपने जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो मुहावरे हैं, उर्दू में जो मुहावरे हैं उसी तरह के इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं, आपने वो मुहावरे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। नाउ वी विल कम टू द ट्रांसलेशन पैराग्राफ विच हैज़ बीन गिवन इन योर बुक। हम आपकी किताब में दिए गए एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे, उससे आपको जो है बखूबी पता चल जाएगा कि ट्रांसलेशन किस तरह करनी है। सो दैट इज द पैसेज टेकन फ्रॉम योर लेसन द सेल्फिश जाइंट,
ठीक है, ये सेल्फिश जायंट के लेसन का सेकंड पैराग्राफ है और इसको हमने ट्रांसलेट करना है। आए हम ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इट वॉज अ लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। ठीक है, ये एक लवली गार्डन, दिलकश, खूबसूरत जिसे हम कहते हैं, ये एक दिलकश बाग था जहां विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जहां पे नरम सब्ज घास जो है वो उगी हुई थी, जहां पर नरम सब्ज घास थी। ठीक है, here and there over the grass stood beautiful flowers like stars। घास के ऊपर इधर उधर सितारों की मानिंद खूबसूरत फूल थे। ठीक है, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl। ठीक है, and there were 12 trees, और वहां पर 12 आड़ू के दरख्त थे जिन पर बहार के वक्त या बहार के मौसम में वहां पर 12 आड़ू के दरख्त थे जिन पर बहार के वक्त ब्रोक आउट इंटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। ब्रोक आउट यानी फूटना, यानी उन दरख्तों पे जो है वो बहार के मौसम में पिंक, गुलाबी और पर्ल यानी मोती के रंग के, जो कि ऑफ वाइट होते हैं, उस किस्म के, उस रंग के फूल जो है वो फूटते थे। तो हम लिखेंगे कि जिन पर बहार के वक्त गुलाबी और मोती के रंग के फूल फूटते थे। ठीक है, एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और खिजा में उन पर, अब रिच फ्रूट को हम कैसे जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। रिच के वैसे लफ्जी मानी तो अमीर को कहते हैं, जरखेज को भी कहते हैं, वाफिर मिकदार या बहुत ज़्यादा तादाद में भी होना, इसको भी हम रिच कहते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग इसका फिट आएगा हम वो लिखेंगे, जैसे कि खिजा में उन पर वाफिर मिकदार में फल लगते, ठीक है, थे। ये एक दिलकश बाग था जहां पर नरम सब्ज घास थी, घास के ऊपर इधर उधर सितारों की मानिंद खूबसूरत फूल थे, और वहां पर 12 आड़ू के दरख्त थे जिन पर बहार के वक्त गुलाबी और मोती के रंग के फूल फूटते थे, और खिजाम में उन पर वाफिर मिकदार में फल लगते थे। The next sentence is, the birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them।
ठीक है, अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड, कोशिश करेंगे कि हमसे कोई भी इसमें लफ्ज या कोई आइडिया जो है वो हम मिस ना करें। तो द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड sang सो स्वीटली। परिंदे दरख्त पर बैठ जाते और इतनी मीठी, स्वीटली यानी मीठी या सुरीली, और इतनी मीठी, मैं मीठी भी लिख रहा हूं और सुरीली भी, परिंदे दरख्त पर बैठ जाते और इतनी मीठी सुरीली आवाज में गाते, ठीक है, के द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, के बच्चे अपना खेल बंद करके उसको सुनने लगते, ठीक है। परिंदे दरख्त पर बैठ जाते और इतनी मीठी सुरीली आवाज में गाते कि बच्चे अपना खेल बंद करके उसको सुनने लगते। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर। यहां पे वो जो बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं बात, दैट इज द डायरेक्ट कोटेशन या कोटेशन है, सही है। इसको हमने एज इट इज लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में, इसी तरह। और अच्छा, बच्चे एक दूसरे को चीख कर कहते, हम यहां कितना खुश हैं, ठीक है। इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में हमने इसको उसी तरह लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क से जाहिर करके। सो हैव यू अंडरस्टूड कि ट्रांसलेशन करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। हो सकता है कि जो बात यहाँ पे पहली लिखी गई हो वो हम सब मतलब बाद में उसका जिक्र करें उर्दू ट्रांसलेशन में, और जो बात इंग्लिश में या जो आइडिया इंग्लिश में आखिर में दिया है, हो सकता है उस आइडिया से हम जो है वो स्टार्ट ले लें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली बिल्कुल जिस तरह इंग्लिश जिस तर्ज में जिस तरतीब में इंग्लिश लिखी हुई है उसी तरतीब में हम उर्दू को भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। हमें देखना होगा, हमें सेंस देखना होगा, सेंटेंस का सेंस देखना होगा कि क्या जो है वो बात हो रही है और उस बात को एग्जैक्टली किस तरह से हमने ट्रांसलेट करना है, उसको कन्वे करना है। सो दैट वाज द लेसन रिगार्डिंग द ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वी विल डू personification, that what personification is.